हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की मैथ की बुक स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा पहला चैप्टर है परिमित संख्याएं। सबसे पहले हम परिमित संख्या की परिभाषा को देखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमित संख्याएं कहलाती हैं, जहां p तथा q पूर्णांक होंगे और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये इसकी पूरी परिभाषा है। देखिए इस परिभाषा में क्या है कि p तथा q पूर्णांक होने चाहिए, मतलब p बटे q के रूप में तो हम लिख सकते हैं। p की जगह कोई भी पूर्णांक हो सकता है। हमने 6 क्लास में माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं पढ़ी हैं। इनके बीच में से कोई भी संख्या p के स्थान पर हो सकती है, जैसे 3 और q की जगह हो सकता है 2। तो हमारी परिमित संख्या होगी 3/2। तो 3/2 हमारी एक परिमित संख्या हो गई। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हम p की जगह माइनस की संख्या ले लेते हैं, माइनस के 7 और q की जगह माना 8 ले लिया, तो हमारी संख्या हो गई -7/8। तो ये भी एक परिमित संख्या हो गई। अब कुछ और ट्राई करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या p की जगह अगर हम ले लेते हैं 4 और q की जगह ले लेते हैं 0, क्योंकि 0 भी बीच में ही आता है, माइनस अनंत से प्लस के अनंत के बीच में 0 भी तो आता है। तो हमारी संख्या बनी 4/0। तो क्या ये परिमित संख्या है? नहीं, क्योंकि परिभाषा में कहा है कि q 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ तो हमारा q 0 हो गया, तो ये परिमित संख्या नहीं होगी। तो केवल हर में, मतलब q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, q के स्थान पर हम कोई और संख्या रख लेते हैं, माना -5। तो हमारी संख्या हो गई 4/-5। तो ये भी हमारी एक परिमित संख्या है। सिर्फ q के स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए? 0। बाकी कोई भी संख्या हो सकती है, इस हर में 0 नहीं होना चाहिए, और जबकि अंश में 0 हो सकता है। अंश में 0 चल जाएगा, लेकिन हर में 0 नहीं चलेगा। कि क्या केवल एक पूर्णांक परिमित संख्या हो सकता है? जैसे मैंने लिखा 5 और इसके हर में अभी मैंने कोई भी संख्या नहीं लिखी है, तो क्या ये परिमित संख्या होगी? हाँ, जब कभी भी हर में कोई भी संख्या नहीं दी होती तो हम वहाँ पर अपने आप से 1 मान लेते हैं, तो हमारी संख्या बनी 5/1। तो 5 एक परिमित संख्या बन गई। मतलब हम परिमित संख्या को बना भी सकते हैं, अगर उसके हर में कोई संख्या नहीं दी हुई है तो 1 लगा सकते हैं। जैसे 3, इसके हर में कोई संख्या नहीं है, तो इसके बटे में 1 लगाकर हम इस 3 को परिमित संख्या बना सकते हैं। कोई और भी संख्या हो सकती है, -27, इसके बटे में 1 लगा देते हैं, तो ये भी एक परिमित संख्या हो गई। किसी भी संख्या में अगर हर ना दिया हो तो उसमें 1 लगाकर हम उसको परिमित संख्या बना सकते हैं। प्लस की परिमित संख्या और दूसरी माइनस की परिमित संख्या। प्लस की परिमित संख्या जो होती हैं उनको बोलेंगे हम धनात्मक, परिमेय, और जो माइनस की हैं उनको बोलेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या, मतलब पॉजिटिव, और इनको बोलेंगे नेगेटिव। देखते हैं
कैसे पता चलेगा कि कौन सी नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव? पहले धनात्मक वाली देखते हैं। लिखा है धनात्मक परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान होता है। जैसे कोई परिमेय संख्या लिखा 1/2। यहाँ पर कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं है, मतलब माइनस की कोई भी संख्या नहीं है, मतलब दोनों प्लस के होते हैं। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो हम उसको प्लस का ही मानते हैं। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो ये हमारी कैसी हो गई? धनात्मक परिमेय संख्या। कोई और संख्या देखते हैं। 3/5। यहाँ भी 3 प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो ये भी हमारी क्या हो गई? धनात्मक परिमेय संख्या। नेक्स्ट संख्या देखते हैं। -5/-9। जरूरी नहीं है कि यही संख्या लें, कोई और भी संख्या ले सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये संख्या धनात्मक है। हाँ है, क्योंकि ऊपर के जो माइनस है और नीचे का जो माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारी कुल मिला के संख्या 5/9 ही बचेगी। तो ये भी एक धनात्मक संख्या है। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होंगे माइनस की, तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देते हैं और अपने आप को धनात्मक संख्या बना लेते हैं। अगर मैं लिखूं -7 और 11, तो क्या ये धनात्मक होगी? नहीं, क्योंकि इसमें ऊपर वाला अंश वो माइनस है और नीचे वाला हर हमारा प्लस है। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे और एक संख्या इसमें हमारी माइनस की बची रहेगी, इसलिए ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार की जो संख्या होंगी उनको हम बोलेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। उसको भी देख लेते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या एग्जाम्पल लेते हैं। -3/5। इसमें एक संख्या हमारी माइनस की है अंश और एक संख्या हमारी प्लस की है हर। अब इसमें दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। यहाँ परिभाषा में लिखा है कि वे संख्याएं जिनके अंश तथा हर विपरीत चिन्ह के होते हैं। मतलब अगर अंश प्लस का है तो हर माइनस का होना चाहिए, और अगर अंश माइनस का है तो हर प्लस का होना चाहिए। यहाँ पर एक हमारा माइनस का है और एक हमारा प्लस का है। प्लस का अगर निशान नहीं होता है तो वो प्लस का ही माना जाता है। तो हमारी संख्या -3/5 ये हमारी कैसी हो गई? ऋणात्मक। कोई और संख्या देखते हैं। 6/-11। ये भी एक ऋणात्मक है, क्योंकि अंश इसमें हमारा प्लस का है और हर माइनस का, दोनों विपरीत चिन्ह है, तो ये हमारी कैसी हो गई? ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर हमारे दोनों ही निशान एक जैसे हो गए तो यहाँ पर हमारा अंश भी माइनस का है और हर भी माइनस का है, तो क्या ये ऋणात्मक होंगे? नहीं, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और ये खुद को प्लस बना लेते हैं, इसलिए ये ऋणात्मक नहीं होते। ऋणात्मक केवल तभी होगा जब हमारे चिन्ह विपरीत होंगे। अगर एक प्लस का है तो माइनस का होना चाहिए और एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का होना चाहिए, तभी ऋणात्मक परिमेय संख्या बनी रहेंगी। एक नोट पॉइंट है इसमें, 0 भी एक परिमेय संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही
ऋणात्मक। हम जानते हैं कि 0 के दाईं तरफ प्लस वाली होती हैं और 0 के बाईं तरफ माइनस वाली होती हैं, और 0 प्लस के अनंत और माइनस के अनंत के बीच में होता है, इसलिए 0 ना तो प्लस की होती है और ना ही माइनस की होती है, इसलिए ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक होती है। ये याद रखिएगा पॉइंट, सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें आगे बढ़ते हैं, परिमित संख्या की समतुल्य संख्या बनाना। समतुल्य संख्या क्या है? जब किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर दोनों में किसी पूर्णांक हम जान गए हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत के बीच के जो पूर्णांक होते हैं से गुणा की जाती है तो समतुल्य संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे -3/7 की 3 समतुल्य संख्या ज्ञात करो। तो मैंने यहाँ -3/7 में 2 की गुणा करी। याद रखना कि जब भी गुणा अंश में होगी तो हर में भी होगी, अगर हर में होगी तो अंश में भी होगी, मतलब अंश और हर में दोनों में एक साथ गुणा की जाती है एक ही संख्या से। अगर 2 की गुणा ऊपर की है तो नीचे भी 2 की गुणा करेंगे, अगर नीचे करी है तो ऊपर भी करेंगे। तो हमारी जो 3/7 संख्या है वो किस में बदल जाएगी? गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, माइनस आया तो माइनस लगा दिया, 7 दूनी 14। तो ये जो संख्या आई हमारी -6/14 इस संख्या के ही समतुल्य होगी। समतुल्य संख्या का मतलब है कि जो अनुपात -3/7 में है वही अनुपात -6/14 में भी होगा। इसके एक और समतुल्य संख्या बनाते हैं। इस बार हमने -3/7 में -5 की गुणा करी है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारी अगली समतुल्य संख्या बन गई हमारी 15/35। एक संख्या और बनाते हैं, -3/7 में इस बार 4 की गुणा करी है, तो हमारी संख्या बन गई 3 चौक 12, माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस के 12 और 7 चौक 28, -12/28। ये हमारी समतुल्य संख्या बन गई। 3 संख्या बोली थी और 3 समतुल्य संख्या हमने इसमें बना दी। इस प्रकार हम अनंत समतुल्य संख्या बना सकते हैं। गुणा करते रहेंगे ऊपर नीचे और कोई भी नई संख्या बना सकते हैं। और सिर्फ गुणा किसकी नहीं करनी है? वो है 0। परिभाषा में लिखा है कि शून्य को छोड़कर गुणा करनी है। अगर किसी संख्या में हमने 0 की गुणा कर दी तो संख्या ही समाप्त हो जाती है, इसलिए शून्य की गुणा नहीं करेंगे। समतुल्य संख्या बनानी है तो 0 को छोड़कर बाकी किसी भी पूर्णांक की गुणा कर सकते हैं। उदाहरण भी देखते हैं। यहाँ पर एक संख्या है 13/7 और उसको हमें इसके समतुल्य करना है। मतलब इन्होंने 7 से 21 बनाया तो किसकी गुणा की होगी? इन्होंने 3 की गुणा की होगी। भाई 7 को 21 बनाना है तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी, और जब 3 की गुणा नीचे होगी तो ऊपर भी 3 की गुणा होगी। तो जब 7 या 21 बना तो 13 की जब 3 में गुणा होगी तो 39 बनेगा, तो इसका उत्तर 39 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने हर को छुपा लिया है और अंश को बनाना है। इन्होंने 2 को 8 बनाया, तो बताओ किसकी गुणा की होगी? 4 की गुणा की होगी। जब ऊपर 4 की गुणा होगी तो नीचे भी 4 की गुणा होगी, तो ऊपर 8 आ गया और नीचे क्या आएगा?
माइनस का 20, 5 चौक 20 और माइनस है तो माइनस आ गया, तो इसका उत्तर हो गया माइनस का 20। इसी तरीके से हम छुपी संख्याओं को निकाल सकते हैं किसी एक हर या अंश की सहायता से। आगे बढ़ते हैं। आगे है सरलतम रूप। किसी परिमित संख्या का वह रूप जिसमें अंश तथा हर सहअभाज्य होते हैं। सहअभाज्य का मतलब है कि ऐसी संख्याएं कि अब वो आगे नहीं भाग जा सकती। मतलब जैसे 3/5, 3 में और 5 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को भाग एक साथ दे सके, तो ये एक सरलतम रूप होगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा समझ में आएगा, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। कोई एक संख्या लेते हैं 18/24। अब हम देखते हैं कि क्या 18 और 24 में एक ही संख्या से भाग जा सकता है। हाँ, क्योंकि 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा और 24 में 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। मतलब दोनों संख्याओं में 2 से भाग किया। जिस तरीके से हम गुणा एक साथ करते हैं अंश और हर में, उसी तरीके से अंश और हर में दोनों में एक साथ भाग करेंगे। 2 से भाग किया 18 में तो 9 आया और 24 में भाग किया 2 से तो 12 आया। क्या ये अब हमारी संख्या बन गई हमारी 9/12। क्या ये संख्या फिर से 2 से भाग हो सकती है? 12 में तो 2 से भाग हो जाएगा, लेकिन 3 में नहीं हो सकता, तो इसलिए हम 2 से भाग नहीं करेंगे। दोनों संख्याओं में एक ही संख्या से भाग करना है। अब 2 से तो भाग होगा नहीं, क्या 3 से जा सकती हैं? हाँ, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो हमारी संख्या नई संख्या क्या बनी? 3/4। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग कर सके? नहीं, इसके बाद में इसमें कोई भाग नहीं जा सकता। ना तो कोई ऐसी संख्या है जो 3 और 4 को एक साथ भाग कर दे, तो ये हमारी हर और अंश सहभाज्य हो गए। तो यही इसका सरलतम रूप है। जब भाग जाना बंद हो जाए तो वो सरलतम रूप कहलाता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 50/75, माइनस भी लगा सकते हैं। माइनस के 50/75, ये एक परिमेय संख्या है और इसको हमें सरलतम रूप में बनाना है। तो हमें ऐसी संख्या खोजनी है जो 50 में भी भाग कर दे और 75 में भी भाग कर दे। दो 2 से 50 में तो भाग हो जाएगा, लेकिन 75 में भाग नहीं होगा। 3 से 75 में भाग हो जाएगा, लेकिन 50 में भाग नहीं होगा, 3 भी नहीं। 4 से भाग नहीं होगा। 5 से, हाँ, 5 से भाग हो सकता है दोनों में, ये 10 बार और ये 15 बार भाग हो सकता है। 5 की 10 में गुणा करेंगे तो 50 आएगा और 15 में गुणा करेंगे तो 75 आएगा। तो 5 से भाग किया, 50 गया 10 बार और 75 गया 15 बार। अब हमारी नई संख्या आ गई माइनस के 10/15। ये वाला माइनस ये है जो यहाँ पे आया। अब ये किससे जा सकता है? 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से ही जाएगा। दोनों संख्याओं में 5 से फिर से भाग करते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो हमारी नई संख्या क्या बनी? माइनस के 2/3। अब ये हमारा सरलतम रूप बन गया। इसके बाद इन संख्याओं में किसी एक ही संख्या से भाग नहीं हो सकता, तो ये हमारा सरलतम रूप बन गया। आगे देखते हैं। एक संख्या
ये मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे थे, वही है, देख लेते हैं इनको। माइनस के 45/36। सबसे पहले हमने इनको किससे काटा? 3 से। 3 से काटा 15 बार, 3 से काटा 12 बार, तो हमारी नई संख्या आ गई माइनस के 15/12। फिर से इन्हें 3 से काट दिया, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, तो हमारी संख्या बन गई माइनस के 5/4। इसके बाद ये किसी भी संख्या से नहीं जाएगा, तो ये हमारा सरलतम रूप हो गया। अगला 24/-46। 2 से भाग किया 12 बार 24 में, और 46 में भाग किया 23, तो नई संख्या बनी हमारी 12/-23। अब इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 12 में और 23 में एक साथ भाग कर दे, तो यही हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। अब है परिमित संख्याओं की तुलना करना। करने का मतलब है, तुलना करने का मतलब है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है, कौन सी समान है। देखते हैं, इसमें 2 तरीक़ा की परिमित संख्याओं की तुलना करेंगे। एक तो वो जिनके हर समान होंगे, और दूसरी वो जिनके हर समान नहीं होंगे। पहले हम उन संख्याओं की तुलना करते हैं जिनके हर समान हैं। यहाँ लिखा है, यदि हर समान हो तो अंशों की तुलना करके परिमित संख्या की तुलना की जा सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2/7 और एक संख्या है हमारी 5/7। यहाँ पर इनके हरों को देखते हैं, हर समान है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। जब हमारे हर समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके अंश को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी। जब हमारे हर समान है तो इनके अंशों को देखो, ये 5 है और ये 2। कौन सी संख्या बड़ी होगी? 5 वाली, तो हमारी संख्या 5/7 बड़ी होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हम देखते हैं माइनस के 3/11, 2/11। यहाँ पर हर समान है, 11 11, दोनों हर समान है। अब यहाँ पर इनके अंशों को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी छोटी। अब हम देखते हैं कि माइनस के 3 और 2 में 2 बड़ी होती हैं, क्योंकि माइनस का 3 जीरो के इस तरफ आएगा और प्लस के 2 इधर आएगा, और हमेशा दाईं तरफ वाली संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर हमारी 2/11 संख्या बड़ी होगी माइनस के 3/11 से। देखते हैं, माइनस के 5/13, माइनस के 7/13। यहाँ भी हमारे हर समान है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो क्या हम बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी होगी? हाँ, माइनस के 5, क्योंकि माइनस के 5 माइनस के 7 से बड़ा होता है। जैसे यहाँ 0, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। इस तरफ माइनस की संख्या बढ़ती जाएंगी। माइनस के 5 ये रहा और माइनस के 7 ये रहा। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि माइनस के 5 बड़ी संख्या होगी और माइनस के 7 छोटी, क्योंकि जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाते हैं संख्याएं छोटी होती जाती हैं, तो इसलिए माइनस के 5/13 बड़ी संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल मैंने लिख दिए थे यहाँ पर भी। 3/11, 7/11 में 7/11 बड़ी होगी, अभी देखा हमने। माइनस के 5/7, 1/7 में
1/7 होगी, क्योंकि माइनस की संख्या तो 0 से भी कम होती हैं और ये प्लस की है तो प्लस वाली बड़ी होगी। अब देखते हैं यदि हमारे हर समान ना हो तो पहले उनके हर को समान बनाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी संख्या है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 1/5 और 2/3। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके हर बराबर नहीं है, समान नहीं है। एक तरफ 5 है और एक तरफ 3। तो पहले हम इनके हरों को बराबर करते हैं। बराबर करने के दो तरीके हैं, एक तो लैसे लेकर और एक है गुणा करके। यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं क्योंकि आसानी होगी। जब भी हमारे पास ऐसी संख्या हो जिनके हर समान ना हो तो उनके हरों के आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे ये 5 है तो इसमें 3 की गुणा कर देंगे, और हमें पता है कि जब नीचे गुणा होगी तो ऊपर भी 3 की होगी, और इधर 3 है तो इधर इसके 5 की गुणा कर देते हैं। जब हर में गुणा होगी तो अंश में भी होगी। तो हमारी जो नई समतुल्य संख्या बनेगी वो बनेगी 3/15, और ये हो गया 10/15। अब हमारे हर समान हो गए हैं, यहाँ भी 15 हो गया और यहाँ भी 15 हो गया। अब इनके अंशों को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। 10/15 वाली, मतलब 10/15 किससे आया था हमारा, 2/3 बड़ी होगी 1/5 से। इस वाली संख्या से तो हमारा बना था 10/15 और इस वाली संख्या से बना था हमारा 3/5। तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी हुई, 10/15, मतलब 2/3 वाली। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दो बटे 7 और 4/3। इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ भी इनके हर समान नहीं है, इधर 7 है और इधर 3। अब इनके हर समान कैसे करेंगे, अभी हमने देखा कि 2/7 में इसके इधर गुणा कर देते हैं, और जब नीचे गुणा होगी तो ऊपर भी गुणा होती है, और इस 7 की इस तरफ गुणा कर देते हैं। 4/3 में गुणा 7, और जब नीचे गुणा होगी तो ऊपर भी गुणा होगी। तो हमारी जो समतुल्य संख्या बनेंगी इनकी गुणा करने के बाद क्या बनेगी, 6/21, और ये हो गई 28/21। अब इनके हर समान हो गए, यहाँ भी 21 और यहाँ भी 21, तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई, 28/21 वाली, मतलब ये 4/3। तो इस तरीके से हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। हर समान होंगे तो बहुत आसान होता है, और अगर हर समान नहीं है तो हम हर को पहले समान बना लेते हैं आपस में गुणा करके, और तब हम उनके अंशों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल थे, देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ संख्या दी हुई है, 1/3 और 2/5। 1/3 और 2/5 में हर अलग अलग है, एक में 3 है और एक में 5। तो 3 वाले में 5 की गुणा कर देंगे और 5 वाले में 3 की गुणा कर देंगे।
और याद रखना, जब भी हम हर में गुणा करते हैं तो अंश में भी करते हैं, और जब अंश में करते हैं तो हर में भी करते हैं। तो हमारी नई संख्या बन गई 5/15 और 6/15। ये संख्या अब हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। 6/15 वाली संख्या बड़ी होगी, और ये संख्या किससे आई थी? 2/5 से। तो 2/5 वाली संख्या बड़ी होगी और 1/3 वाली संख्या छोटी होगी।